चलो भाई सभी को गुड मॉर्निंग। क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था? ऑन पेज पढ़ रहे थे ना, ऑन पेज की एक्टिविटीज़ पढ़ रहे थे। आज हम लोग बेसिकली 2-4 एक्टिविटी और दे करके फिर उनको पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? क्योंकि 2-4 एक्टिविटी जो मेन-मेन है वो बची हुई हैं, तो उनको बता दें, तो फिर उसके बाद ही हम लोग प्रैक्टिकल पे पूरा करते हैं ना, ताकि बार-बार फिर कॉन्सेप्ट वाला काम ना रहे। चलो मुझे लग रहा है कि 6 एक्टिविटीज़ हम लोगों ने किया था, 6 या फिर 7, ठीक है? तो उसके आगे जो भी हो देख लेना अपना। 7वीं एक्टिविटी हमारी जो होगी वो क्या होगी? इसका बेसिकली मतलब होता है कि जब हम कंटेंट लिखते हैं, ठीक है? और कंटेंट लिखते टाइम हमारे कंटेंट में डुप्लीकेसी भी आती है, क्योंकि हम 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, कहीं न कहीं से हम कॉपी करके ही कंटेंट को लिखते हैं ना, इतने बड़े तो हम वो है नहीं कि क्या बताएँ नई-नई चीज़ें अपनी ही खुद की लेकर के आएँ। तो किसी दूसरे के कंटेंट को पढ़ते हैं और उसी से अपने कंटेंट को बनाते हैं। तो फिर अगर हम किसी के कंटेंट को देख करके अपना कंटेंट बना रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि हम कितने परसेंट कॉपी किए हैं, कितने परसेंट कॉपी नहीं किए हैं? गूगल क्या बोलता है कि आप कितने परसेंट कॉपी कर सकते हो किसी के कंटेंट का? कोई बता सकता है? किसी को पता है? गूगल के अकॉर्डिंग आप कितने परसेंट कॉपी कर सकते हो कंटेंट का? क्योंकि एक ये भी है कि हम किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो क्या गूगल के अकॉर्डिंग हम कोई कंटेंट को कॉपी करके किसी के कंटेंट का हेल्प लेकर के काम कर सकते हैं? चलो गौरव ने बताया कि 5 टू 10 या फिर 20%। इन्होंने सही बताया लगभग हम 10 से 15% या फिर अगर बहुत ज़्यादा हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो हम 20% तक को कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं, ये गूगल बोलता है। यानी कि जो गूगल पे कंटेंट लिखा हुआ है, वहाँ से 2-4 जगह से कॉपी करके अपने एक कंटेंट को प्रॉपर बना सकते हैं। बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इन केस मान लो कि आप किसी दूसरे के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हो या फिर किसी क्लाइंट के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हो। तो क्लाइंट आपसे क्या बोलेगा, भैया 2% से ज़्यादा कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी चाहेगा कि आप किसी का 20% 10% कॉपी करो कंटेंट को, ठीक है? तो वो इसीलिए आपको ये क्राइटेरिया देता है। लेकिन गूगल के हिसाब से हम इतना परसेंट कॉपी कर सकते हैं कंटेंट को, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई रैंकिंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है? जो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी होगी, जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है वो है कीवर्ड कैनिबलाइज़ेशन, ठीक है? इसका बेसिकली मतलब होता है कि जब जब एक ही कीवर्ड पे हमारे 2 से 3 ब्लॉग रैंक करने लगें, तो उस प्रोसेस को हम को क्या बोलते हैं? कीवर्ड कैनिबलाइज़ेशन, ठीक है? और इसका सबसे बड़ा जो हमें डिसएडवांटेज होता है, वो आप समझो। सपोज़ मान लीजिए कि एक आपका कीवर्ड है, एक कीवर्ड आपका है व्हाट इज़ एसईओ, उसके बाद दूसरा कीवर्ड आपका है हमारे ये 2 कीवर्ड हैं, ठीक है? ऐसे कोई सिमिलर एक कीवर्ड और आप ले लो। अब आप समझो अगर इस कीवर्ड पे हमारा ये वाला ब्लॉग भी रैंक हो रहा है, यानी कि इसके अंदर व्हाट इज़ एसईओ के अंदर हमने क्या रखा है? ऑन पेज एसईओ का भी मेंशन कर रखा होगा, ठीक है? अगर व्हाट इज़ एसईओ के अंदर हमने व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ मेंशन कर रखा है, तो कहीं न कहीं अगर जब हम ये वाला कीवर्ड अपने सर्च इंजन में डालेंगे, तो उसके बिहाफ़ पे ये वाला कीवर्ड भी हमारा क्या करेगा? रैंक करेगा। लेकिन अब मानो कि अगर ये वाला पूरा कीवर्ड जब हम ये वाला कीवर्ड डालते हैं तो हमारा ब्लॉग का कहीं अता-पता ही नहीं रहता है गूगल पे। लेकिन इस वाले कीवर्ड पे हमारा ब्लॉग रैंक करता है और इसके साथ-साथ ये वाला भी रैंक करता है। अगर इसकी रैंकिंग गूगल पे नहीं है और इसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा गूगल पे है, तो क्या होगा इसका इफ़ेक्ट हमें इस वाले पे भी देखना पड़ेगा। इसके इसके बिहाफ़ पे गूगल क्या करेगा, इसकी भी रैंकिंग हमारी डाउन करते करना स्टार्ट कर देगा धीरे-धीरे। अगर 1-2 यूआरएल और गूगल को मिल गई इसी कीवर्ड पे रैंक करते हुए तो।
ठीक है? अभी हम बताएँगे प्रैक्टिकली कि कैसे इसको देखना है गूगल पे कि हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारी पूरे ब्लॉग में किस तरीके से कैनिबलाइज़ेशन है या फिर नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी जो है, जो हम परफ़ॉर्म करते हैं अनपेज एसईओ में, वो है क्या? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, ठीक है? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का बेसिकली मतलब ये होता है, सपोज़ मान लो कि ये एक हमारा ब्लॉग है, ठीक है? ये हमने ब्लॉग लिखा और मान लो हमारा ये क्या है? कीवर्ड है। प्रॉक्सिमिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारा जो कीवर्ड है, वो पूरे ब्लॉग में कितने डिस्टेंस पे हमने रखा है। इसका भी एक क्राइटेरिया होता है। जैसे हमने कल आपसे बताया था कि लगभग 100 वर्ड का अगर हमारा पैराग्राफ हो जाए, 100 से 150 वर्ड का, तो हमें कीवर्ड को यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है? तो उसी को बेसिकली हम प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। अगर आप सपोज़ मान लीजिए कि एक कीवर्ड आपने यहाँ पे यूज़ किया और आपका पैराग्राफ आते-आते यहाँ पे हो गया कितना 100 वर्ड्स का, तो आपको दूसरा कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर लेना है। देन उसके बाद आपको तीसरा कीवर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर लेना है। हर 100 वर्ड्स के बाद 100 या फिर 150 वर्ड्स के बाद चौथा कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर लेना है, पाँचवाँ कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर लेना है। यानी कि कीवर्ड के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो फिर वही है कि आपकी रैंकिंग ज़्यादा नहीं आएगी गूगल पे। अगर हम प्रॉपर वे में सही तरीके से कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे, तो फिर हमारी रैंकिंग ज़्यादा होगी और जल्दी हम रैंक कर पाएँगे गूगल पे, सर्च इंजन पे। तो बेसिकली प्रॉक्सिमिटी का मतलब समझ में आ गया? क्या है? कि कीवर्ड के बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस, ठीक है? ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। 100 या फिर 150 के आस-पास हमें कीवर्ड को यूज़ कर लेना है। कैनिबलाइज़ेशन हो गया आपका, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी हो गया। देन उसके बाद जो मेन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके ब्लॉग को या फिर आपके पेज को रैंक कराने में सबसे ज़्यादा जो मदद करती है, वो है इमेज। अगर आपके इमेज का ऑप्टिमाइज़ेशन अच्छा नहीं है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने कभी-कभी देखा होगा, जब आप कोई कीवर्ड डालते हो गूगल पे, अभी दिखाएँगे कि किस तरीके से इसको देखा जाता है। जब आप कोई कीवर्ड गूगल पे डालते हो, तो उस केस में क्या होता है, जब इमेज भी तो रैंक करती है ना, जब हम लोग ऑल सेक्शन पे हटा करके इमेज अगर देखना होता है, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड हमें इमेज पे जब जाते हैं, तो इमेज दिखाई देता है, राइट? तो अगर हमारे ब्लॉग में इमेजेस पड़ी हुई हैं और हमने इमेज को ऑप्टिमाइज़ करके रखा है प्रॉपर, तो उस केस में क्या होगा, ये इमेज भी रैंक करेगी और हमारी वेबसाइट पे, हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा, राइट? तो इस वजह से इमेज ऑप्टिमाइज़ किया जाता है और इमेज का ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे होता है? आपको बेसिकली कीवर्ड डालना होता है। कीवर्ड आपको कहाँ-कहाँ पे डालना है, वो देख लो आप। एक तो कीवर्ड के ऑल टैग्स में डालना है, दूसरा आपको कैप्शन में कीवर्ड को यूज़ करना है, तीसरा आपको फाइल नेम में आपको यूज़ करना है और फिर उसके बाद इसके टैग में यूज़ करना है, ठीक है? ये 4 से 5 जगह हम लगभग इमेज में कीवर्ड यूज़ करते हैं, तब हमारी इमेज रैंक करती है ईज़िली। देन उसके बाद यूआरएल स्ट्रक्चर, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो यूआरएल बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, कोई बता सकता है? पहले तो आप ये जान लो कि बेसिकली जो वेबसाइट्स होती है ना, वो 2 तरीके की होती हैं। फर्स्ट क्या होते हैं आपकी स्टैटिक्स, वेबसाइट्स, सेकंड क्लियर? अब स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या होता है? जिनका यूआरएल, पेज, ये सारी चीज़ें हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मतलब ये
वन टाइम होते हैं। सपोज़ मान लो हमने कोई ब्लॉग लिख दिया, ब्लॉग का यूआरएल तो बार-बार हम चेंज करेंगे नहीं, ठीक है? तो बेसिकली इन पे चेंजेज़ हम बहुत रेयर केस में करते हैं या फिर करते ही नहीं हैं। लेकिन जो डायनामिक होती हैं, ये वेबसाइट क्या होती हैं, ये चेंजेबल होती हैं, ठीक है? इनका यूआरएल हमेशा चेंज होता रहेगा। आप अभी दूसरा यूआरएल देखोगे, कुछ दिन बाद उसी प्रोडक्ट का ये बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है ऐसी वेबसाइट? ई-कॉमर्स में, ठीक है? डायनामिक वेबसाइट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा ई-कॉमर्स में किया जाता है। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट का यूज़ आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट में और बिज़नेस वेबसाइट में किया जाता है, ठीक है? तो इसी के बेसिस पे यूआरएल भी आपके 2 तरीके के होते हैं। ठीक? अब समझो, सपोज़ मान लीजिए कि एक वेबसाइट है, कोई एक डोमेन बताओ, आपका डोमेन है? बताओ। अच्छा, इनका जो डोमेन है marketerohub.com, ठीक है? अब इसके आगे अगर हमें कोई पोस्ट लिखना है, ठीक? तो स्लैश लगाएँगे, मतलब जो यूआरएल बनेगा। मैं यूआरएल बनाने की डायनामिक और स्टैटिक यूआरएल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? जो स्टैटिक इसको बेसिकली हम स्टैटिक बनाएँगे। अब इसके बाद सपोज़ मान लीजिए कि हमारा कीवर्ड है क्या? व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है? बेसिकली ये यूआरएल हमारा क्या बनेगा? स्टैटिक में बनेगा। स्टैटिक यूआरएल का एक सबसे बड़ा जो आप ये कह सकते हो कि पहचान, उसमें बेसिकली हर कीवर्ड के पीछे हर कीवर्ड के बाद क्या आता है? डैश आता है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या आएगा? डैश आएगा, इसके अलावा कोई भी सिम्बॉलिक नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसी को डायनामिक की बात करो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप ब्लॉग लिखने जाते हो ना, तो फिर अगर आपका यूआरएल स्टैटिक नहीं है, तो फिर आप समझो कि रैंक भी नहीं करा पाओगे उसको। ये क्या है? जहाँ पे इक्वल, परसेंटेज, प्लस, ठीक है? और जो भी सिम्बल्स होते हैं, वो अगर आने लगे, डॉलर का हो गया, तो इसका मतलब है कि ये कौन-सी यूआरएल है? डायनामिक यूआरएल है और ये सिंबल हमेशा आपके क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे, ठीक है? अब ये बताओ अगर हम कोई ब्लॉग लिखने जा रहे हैं, हमारी यूआरएल यूज़र सर्च कर रहा है व्हाट इज़ एसईओ और ये स्टैटिक यूआरएल में तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका डैश, ठीक है? लेकिन अगर डायनेमिक यूआरएल हमारी होगी, तो क्या हमारा ब्लॉग रैंक करेगा? क्योंकि यूआरएल तो यूज़र को पता ही नहीं कि भैया कहाँ पे इक्वल लगाना है, कहाँ पे या फिर परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है? और यूज़र जब हमारा सर्च करेगा, तो वो तो सिर्फ़ कीवर्ड के हिसाब से सर्च करेगा, ठीक है? कीवर्ड के हिसाब से सर्च करेगा, उसको तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं ना, वो तो सिर्फ़ डालेगा व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ क्या है, उसको एसईओ के बारे में पढ़ना है तो आएगा, सर्च इंजन में डालेगा। अगर हमारी स्टैटिक वेबसाइट होगी, स्टैटिक यूआरएल होगी, तो वो रैंक करेगी, अदरवाइज़ फिर रैंक नहीं करेगी। तो हमें अपने ब्लॉग में या फिर बिज़नेस वेबसाइट में जब भी यूआरएल आपको बनाना हो, तो आप कैसी यूआरएल बनाओगे? स्टैटिक यूआरएल बनाओगे। अदरवाइज़ फिर रैंक कराना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, रैंक नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी जो वेबसाइट है वो ई-कॉमर्स है क्योंकि ई-कॉमर्स में हम डे बाय डे चेंजेज़ लाते हैं। कहीं प्रोडक्ट का प्राइस चेंज किए, ठीक है? कहीं प्रोडक्ट चेंज किए, तो ये सारी चीज़ें चेंजेज़ हमेशा होते रहते हैं, इस वजह से हमें वहाँ पे डायनामिक यूआरएल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक? अगर स्टैटिक कर देंगे तो सपोज़ मान लो कि आज हमने किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखा, अब उसको यूआरएल हमने क्या कर दिया? स्टैटिक कर दिया। तो अब कल उस प्रोडक्ट के बारे में अगर हमें कुछ चेंजेज़ करने हुए, तो फिर यूआरएल तो चेंज नहीं कर पाएँगे। अब रैंक हमारा इस यूआरएल पे होगा, इसका मतलब है कि फिर यूज़र क्या होगा हमारा डिस्ट्रैक्ट होगा और हमारी जो प्रोडक्ट है क्योंकि प्रोडक्ट में तो हमने चेंजेज़ कर दिए, कीवर्ड उसके अंदर कुछ और है, यूआरएल कुछ और है, तो फिर क्या होगा? फिर रैंक नहीं होगा। तो इस वजह से हमें ई-कॉमर्स वेबसाइट्स का जो यूआरएल है वो डायनामिक ही रखना होता है और बाकी बिज़नेस ब्लॉग के लिए
स्टैटिक। एक चीज़ और समझो कि जब हमें 3 तरीके की बेसिकली वेबसाइट्स होती हैं। एक तो ब्लॉग वेबसाइट होती है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स होती है आपकी, दूसरा बिज़नेस की वेबसाइट होती है, तीसरा ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट में हम किन-किन चीज़ों का एसईओ करते हैं, बिज़नेस वेबसाइट में हम किन-किन चीज़ों का एसईओ करते हैं और ई-कॉमर्स वेबसाइट में हम किन-किन चीज़ों का एसईओ करते हैं, वो देखो। सबका एसईओ हर एक एक तरीके से नहीं हो मतलब एसईओ का प्रोसेस तो एक तरीके से होता है, लेकिन किस वेबसाइट में कौन से पेज का एसईओ करना है, वो आप देख लो। ब्लॉगिंग की वेबसाइट में हम किन पेजेज़ का एसईओ करते हैं, वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी होम पेज का एसईओ करना है, ठीक? होम पेज का एसईओ करने के बाद सेकंड आपको क्या करना है, ब्लॉग या पोस्ट का एसईओ करना है। थर्ड आपको कॉन्टैक्ट अस पेज का एसईओ करना है। देन उसके बाद बिज़नेस वेबसाइट का लिख लो। कॉन्टैक्ट अस का इसलिए करेंगे कि जब हम कोई बिज़नेस करने जाते हैं, ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं इसका मतलब हम कहीं न कहीं पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो सपोज़ मान लीजिए कि हमारे जो वेबसाइट पे ट्रैफ़िक अच्छा है। अब उस केस में हम क्या चाहेंगे कि लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स के लिए कॉन्टैक्ट करें या फिर स्पॉन्सर के लिए कॉन्टैक्ट करें। अगर हमने अपने कॉन्टैक्ट पेज को भी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके रखा है, तो डायरेक्ट हमारा कॉन्टैक्ट पेज क्या करेगा, रैंक करेगा और लोगों को ईज़ी हो जाएगा हम तक पहुँचने में। अदरवाइज़ बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग हमारे ब्लॉग पे तो आते हैं, लेकिन वो हमारे कॉन्टैक्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसकी वजह से हम ये चीज़ें मिस कर जाते हैं। और बिज़नेस वेबसाइट में तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बिज़नेस में तो कॉन्टेंट का ही पूरा खेल है। बिल्कुल सही बात है, जो इंटरेस्टेड पर्सन होगा वो ढूँढेगा भी, लेकिन हमें यूज़र को परेशान नहीं करना है ना। हमें अगर हमारे कॉन्टेक्ट अस पे जिस चीज़ के लिए हम अपने यूज़र को लाना चाह रहे हैं, अपने कॉन्टेक्ट को बनाना चाह रहे हैं, अगर उस कीवर्ड पे डायरेक्ट हम अपने यूज़र को रैंक कराएँगे, अपनी वेबसाइट को ब्लॉग पर रैंक कराएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको ईज़ी हो जाएगा हम तक पहुँचने में। लेकिन बहुत सारे जैसे आपने पूछा जो इंटरेस्टेड होगा, वो ढूँढते-ढूँढते हमारे पास आ जाएगा। 100 में से 5 ही लोग ऐसे होंगे या फिर 2 ही लोग ऐसे होंगे जो आपके कॉन्टेक्ट तक आपको ढूँढते हुए जाएँगे। बाकी लोग क्या करेंगे, थोड़ा-सा प्रयास करेंगे फिर वो स्किप करके निकल जाएँगे। लेकिन अगर उनको आँखों के सामने मिल जाएगी वो चीज़ें, तो 100 में से चांसेज़ हैं कि 20 से 25 लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। ऐसे वही पर्सन आएगा जो जिसको ज़रूरत होगी, ठीक है? जिसको ज़रूरत होगी जो ढूँढते हुए आएगा। लेकिन अगर हमें ऑर्गेनिक भी लेकर के आना, मान लो कि अगर हमारा पेज रैंक कर रहा है, तो जिसका मूड भी नहीं है, वो भी सोचेगा ला यार एक बार कनेक्ट करते हैं, देखते शायद कुछ हमारा बिज़नेस ही चल जाए, कुछ हमारा यहाँ से फ़ायदा ही हो जाए। मतलब हमें ऑर्गेनिक रिज़ल्ट लाने के लिए हमें अपने कॉन्टेक्ट अस पेज का क्या करना पड़ता है, एसईओ करना पड़ता है। बाकी पेड तो लोग आपको ढूँढते हुए आपके ऑफ़िस आ जाएँगे, अगर जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो। समझ रहे हो? अगर हम अपने पेज को रैंक नहीं कराएँगे, तो हो सकता है कि वो ढूँढते हुए किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास तो चला जा सकता है। ये भी तो समझो ना, अगर हमें उसके कीवर्ड पे हमारा कॉन्टेक्ट अस अगर रैंक कर गया, तो ज़ाहिर-सी बात है फर्स्ट पे वो सबसे पहले हमसे ही कनेक्ट करेगा। लेकिन अगर नहीं रैंक किया, तो किसी किसी दूसरे का कॉन्टेक्ट अस अगर रैंक कर जाएगा, तो आपसे पहले वो उस पे पहुँच जाएगा। उसका काम है ढूँढना, उसको जो पहले मिलेगा, उसके पास वो पहुँच जाएगा। मान लो कि आपका ये कहना है कि सर वो अगर जिसको ज़रूरत होगी, वो ढूँढते हुए हमारे पास आ जाएगा। अगर हम अपने पेज का एसईओ नहीं कर रखेंगे, तो ढूँढते हुए वो किसी और के पास भी तो जा सकता है, जिसने एसईओ कर रखा होगा, जिसका वेबसाइट रैंक करेगी, जिसका आपका कॉन्टैक्ट अस पेज रैंक करेगा। डायरेक्ट उसके नंबर पे कॉल कर लेगा। तो इस वजह से हमें ज़रूरी हो जाता है अपने कॉन्टैक्ट अस का एसईओ करना। दूसरी चीज़ है ब्लॉग या फिर पोस्ट। हमें जब ब्लॉगिंग की वेबसाइट में हर पोस्ट और हर ब्लॉग का एसईओ करना मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि हम कर ही ब्लॉगिंग रहे हैं, ठीक है? इस वजह से हमें हर पोस्ट को रैंक कराना होता है। किसी एक पेज को या फिर किसी एक
पर्टिकुलर पोस्ट को ना रैंक करा करके हम लगभग जितने वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिखते हैं, हर एक ब्लॉग को रैंक कराना होता है। इसीलिए हम अपने वेबसाइट पे या फिर पेजेज़ पे हर ब्लॉग का एसईओ करते हैं, ताकि हमारा हर ब्लॉग रैंक करे। बाकी होम पेज तो मैंडेटरी हो जाता है, इसी से हमारी अथॉरिटी बनती है, इसी से सब कुछ हमारा है। डीएपीए इसी से बढ़ेगा, इस वजह से हमें अपने होम पेज को रैंक कराना मैंडेटरी हो जाता है। बिज़नेस वेबसाइट में देखो, दिख रहा है ना? बिज़नेस वेबसाइट में हम होम पेज का एसईओ करते हैं, सर्विसेज़ पेजेज़ का एसईओ करते हैं और यहाँ पे हम हर एक यहाँ पे हम ब्लॉग नहीं लिखते, एक ब्लॉग पेज बना देते हैं, बिज़नेस वेबसाइट में। बिज़नेस वेबसाइट में हम क्या करते हैं, एक ब्लॉग पेज बनाते हैं अपना। यहाँ पे हम कोई ब्लॉग पेज नहीं बनाते हैं। यहाँ पे हम पूरी कैटेगरी बना करके ब्लॉग ही ब्लॉग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हम ब्लॉग पेज बनाते हैं, उस पेज के अंदर हम ब्लॉग डालते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्लॉग के पेज का भी एसईओ करना पड़ता है और कॉन्टेक्ट अस तो करना ही करना पड़ता है। सर्विस का क्यों करेंगे बताओ बिज़नेस वेबसाइट में? ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट यहाँ पे क्या है? सर्विस को बेचना, ठीक है? इसलिए हम हर पेजेज़ के जितने भी सर्विस के पेजेज़ होंगे, जितने भी हमारी सर्विसेज़ होंगी, उसके लगभग हर पेज का एसईओ हम प्रॉपर करेंगे, ताकि हमारे हर सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें, ठीक? ई-कॉमर्स वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट में हम किन-किन पेज का एसईओ करेंगे बता सकता है कोई? होम पेज का, राइट। ई-कॉमर्स में हमारा क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट पेज, फिर दूसरा कॉन्टैक्ट अस आएगा, चौथा नहीं, इसमें आ जाएगा आपका नहीं कैटलॉग नहीं है, कैटेगरी का आ जाएगा। अब यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट पेज का हम हर प्रोडक्ट का एसईओ करेंगे या फिर प्रोडक्ट पेज का एसईओ करेंगे? क्यों? प्रोडक्ट का क्यों नहीं करेंगे? मान लो हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसपे स्पेसिफिक करना है तो उसपे करेंगे कि नहीं करेंगे? मान लो कोई स्पेशल प्रोडक्ट हमारा है, अब उसे हमें ज़्यादा बेचने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा बिक भी रहा है, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, ई-कॉमर्स में प्रोडक्ट पेज का इसलिए हम लोग एसईओ करते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का एसईओ ना करके प्रोडक्ट पेज का एसईओ इसलिए करते हैं क्योंकि अब मान लो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, हमारे पास हज़ारों प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है? 2000 प्रोडक्ट हो सकते हैं, 5000 प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है? 5000 प्रोडक्ट हो सकते हैं। अगर मान लो कि 2, 4, 5, 10 प्रोडक्ट हैं, तब तो हम प्रोडक्ट का एसईओ कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास हज़ारों में प्रोडक्ट्स हैं, तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे कि प्रोडक्ट का एसईओ ना करके हम प्रोडक्ट पेज का एसईओ करेंगे, ठीक है? लेकिन अब मान लो कि आपके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट ज़रूरी है जिसके दम पे आपका पूरा बिज़नेस चल रहा है, क्योंकि हर बिज़नेस में सारे प्रोडक्ट और सारी सर्विसेज़ पॉपुलर नहीं होती हैं। किसी एक सर्विस पे या फिर किसी एक प्रोडक्ट पे ही वो पूरा बिज़नेस चल रहा होता है, उसके साथ-साथ बहुत सारे प्रोडक्ट उसके बिकते हैं। सपोज़ मान लो किसी के यहाँ कोई रेस्टोरेंट है, उसके यहाँ समोसा फ़ेमस है या फिर लड्डू फ़ेमस है या फिर कोई और चीज़ फ़ेमस है, तो लोग उस समोसा को खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से और भी चीज़ें ले लेते हैं, जैसे लड्डू हो गया, पनीर हो गया, जो भी है वो चीज़ें ले लेते हैं। वैसे ही हर एक बिज़नेस में एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट होता है, जो उस बिज़नेस के लिए यूएसपी होता है। तो हम वैसे प्रोडक्ट का एसईओ कर सकते हैं ताकि वो प्रोडक्ट हमारा और लोगों तक पहुँचे, तो उसके हेल्प से हमारे पास और बिज़नेसेज़ आए और लोग आएँ और हमारे और अदर प्रोडक्ट को यूज़ करें, ठीक है? अब कैटेगरी में क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो हमने प्रोडक्ट पेज की बात की। अब समझ लो कि एक ही पेज से हम सारे प्रोडक्ट को रैंक भी नहीं करा सकते हैं, ये भी है। अब मान लो कि कोई बेच रहा भाई किसी के पास शर्ट है, ठीक है? मान लो आपका कपड़े का बिज़नेस है, अब आप लेडीज़ भी बेच रहे हो और जेंट्स भी बेच रहे हो, यानी मेन वूमेन दोनों बेच रहे हो।
और या फिर उसी में कैटेगराइज़ कर दो, आप टी-शर्ट भी बेच रहे हो, शर्ट भी बेच रहे हो, जीन्स भी बेच रहे हो, ठीक है? तो अब अगर हम सिर्फ़ प्रोडक्ट पेज पे करेंगे तो भाई किसका किस काम करेंगे? जीन्स का करेंगे कि टी-शर्ट का करेंगे कि किसका करेंगे? तो इसके साथ-साथ हमें कौन से पेज का ज़रूरत पड़ता है? कैटेगरी, ताकि हम इसकी एक अलग कैटेगरी बना दें, जितने भी शर्ट वाले हैं, मान लो कि शर्ट हो गया, टी-शर्ट हो गया, ऐसे जितने भी कैटेगरीज़ हैं, हम उनको क्या करेंगे? सबका एसईओ करेंगे, ठीक है? तो टी-शर्ट वाले पे टी-शर्ट रैंक करेंगे और सॉरी शर्ट वाले पे शर्ट रैंक करेंगे, टी-शर्ट वाले पे टी-शर्ट रैंक करेंगे, ठीक? तो इसलिए यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट पेज और ये कैटेगरी पेज, ये 2 पेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ई-कॉमर्स के केस में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी आती है वो है ब्रेड क्रम्ब। ये बेसिकली क्या करता है, यूज़र को यूज़र को नेविगेट करने का काम करता है, ठीक है? अभी दिखाएँगे। चलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट में? तो जितना हम लोगों ने अभी लगभग 10 से 12 एक्टिविटीज़ की हैं, ठीक है? उनका अब हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है? कि कहाँ पे किस तरीके से कीवर्ड यूज़ करना है, क्या कीवर्ड यूज़ करना है, किसी वेबसाइट का टाइटल कैसे देखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे देखना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वेबसाइट पे, वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है? बाकी जब हम अभी क्योंकि ये हमारा ऑन पेज अभी हमने ऑन पेज के कॉन्सेप्ट बताए। जब टेक्निकल के भी कॉन्सेप्ट हम पूरे क्लियर कर लेंगे, तब दोनों को मिक्स करके पूरा एक ब्लॉग लिखना हम आपको बताएँगे कि एक रैंक होता हुआ ब्लॉग कैसे हम लिखेंगे। अभी कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो ये हमारी बेसिकली बिज़नेस की वेबसाइट है, बट इस पे हम एक ब्लॉग लिखेंगे कि किस तरीके से कीवर्ड कहाँ पे यूज़ करना है और किस तरीके से हमें ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आप बताओ कि फर्स्ट एक्टिविटी हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन वाला देखा था ना? तो कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन में क्या-क्या चीज़ें हमने बताई थी, ज़रा उनको मैं प्रैक्टिकली देख लेता हूँ, क्योंकि वो भी तो सिर्फ़ बताया था कॉन्सेप्ट, ज़रा बताओ मेरा जी। देखो, टाइटल किसी भी वेबसाइट का, सपोज़ मानो कोई एक वेबसाइट बताओ, अच्छी वेबसाइट बताओ पॉपुलर, जिसका हम एनालिसिस कर सकें कि इसमें सही एसईओ है या फिर गलत है, कुछ करने की ज़रूरत है इसमें। छोटी वेबसाइट में तो वैसे भी बहुत सारी एरर्स होती हैं। नहीं, ब्लॉग वाला तो ख़ैर ब्लॉग पेज पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। बिज़नेस में कि कौन से पेज का एसईओ अच्छा है, उसका कितना मतलब कीवर्ड डाल रखा है, कितने टाइटल डाल रखे हैं, वो सारी चीज़ें। क्योंकि बिज़नेस हम लोग मोस्टली अपनी वेबसाइट बिज़नेस के लिए ही रैंक कराते हैं ना, ब्लॉगिंग तो बहुत कम लोग करेंगे। ब्लॉग का एक कॉन्सेप्ट है कि आप अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपके ब्लॉग अच्छे से ऑप्टिमाइज़ है तो आपका काम हो गया। चलो ठीक है, कोई वेबसाइट हमें मिल जाए, हम सर की वेबसाइट पे देखते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले इस वेबसाइट में हमें ये चेक करना है, कि इसमें टाइटल है या फिर नहीं है। इस कीवर्ड इसको इससे क्या हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा टाइटल है या फिर नहीं है? मतलब इसको, ये जो वर्ड्स मोस्ट अपडेटेड इन डेप्थ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लिखा हुआ है, क्या ये आपके नज़र में ये एक टाइटल है या फिर कुछ और है? इसमें कीवर्ड तो मेंशन किया गया है, बट ये टाइटल है या नहीं है, इसका पता हम ओवरली नहीं दे सकते हैं, उसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और व्यू पेज सोर्स पे आ जाना है। व्यू पेज सोर्स पे आने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल F करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है टाइटल, ठीक है? अब देखो टाइटल में सर, इसमें इस वाली वेबसाइट में टाइटल यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड्स मोस्ट अपडेटेड इन डेप्थ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है? लेकिन यहाँ पे टाइटल क्या दिखा रहा है, डिस्कवर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बूस्ट योर करियर विद मोस्ट एडवांस स्किल, ठीक है? तो यहाँ पे इसका टाइटल क्या हुआ, ये, ठीक है? इसका मतलब अभी जो हम सोच रहे थे वो गलत था, ठीक? क्या मेटा टाइटल, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हो ना, लेकिन जो वेबसाइट में एक्चुअल में है, अगर मान लो कि यहाँ पे टाइटल, आप इस ये कोड की बात मानोगे,
या फिर वो जो ऊपर लिखा है, ऊपर तो हम हेडिंग भी लिख सकते हैं ना। अभी समझ गए ना कि ये हम टाइटल नहीं बोलेंगे। इस ये जितना ये लिखा हुआ है, ये हमारा टाइटल नहीं है, किसके अकॉर्डिंग? एसईओ के अकॉर्डिंग, ठीक है? एसईओ के अकॉर्डिंग हमारा टाइटल क्या है? डिस्कवर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट, बूस्ट योर करियर विद मोस्ट एडवांस स्किल। अच्छा, ये जो दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? देखो ये बहुत जरूरी है। अगर इसको आप समझ गए ना, राइट, इसको पाइपलाइन बोलते हैं, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? पाइपलाइन बोलते हैं। और पाइपलाइन इतना जरूरी है कि सपोज मान लो कि डिस्कवर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड बूस्ट योर करियर विद मोस्ट एडवांस स्किल। आप ये बताओ, ये दोनों कीवर्ड अलग अलग है ना? ये दोनों कीवर्ड तो अलग अलग है, लिखने के भी हिसाब से, समझने के हिसाब से, बोलने के भी हिसाब से दोनों अलग अलग है। लेकिन ये जो पाइपलाइन लगा दी गई है ना, इस पाइपलाइन का मतलब ये है कि अगर कोई ये वाला कीवर्ड भी डालेगा, ठीक है, कोई अगर ये वाला कीवर्ड भी डालता है, डिस्कवर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या फिर कोई ये वाला कीवर्ड डालता है, बूस्ट योर करियर विद मोस्ट एडवांस स्किल, तो हमारी वेबसाइट दोनों कीवर्ड पे रैंक करेगी। ठीक, अगर यहाँ पे हम कोई और लगा देते हैं, या तो फिर जैसे एक स्लैश वाला आता है, ठीक है, स्लैश वाला आता है, या फिर कुछ वर्ड लिख देते, एंड और करके कुछ लिख देते, तो उसका मीनिंग ही पूरा बदल जाता। फिर हमारी वेबसाइट, हमारा जो गूगल है, वो कंफ्यूज हो जाता कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हो आप, ठीक है? ना तो यूजर को समझ में आता, ना ही गूगल को समझ में आता, और जब कोई चीज गूगल को नहीं समझ में आती तो उसको क्या समझता है? बेकार समझता है। तो हम अगर एक ही लाइन, एक ही टाइटल में दो कीवर्ड यूज करना चाहते हैं, कि गूगल को ये बताना चाहते हैं कि भाई कोई अगर ये वाला कीवर्ड भी यूज करे तब भी वही चीज है, सेम चीज मानो, और अगर कोई दूसरा कीवर्ड भी यूज करे तब भी सेम चीज मानो, दोनों कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट को आप रैंक कराओ, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पाइपलाइन यूज करेंगे, ठीक है? अब किसी वेबसाइट में टाइटल है फिर नहीं है, ये चीज आप इजिली पता कर सकते हो ना? अच्छा, साथ ही साथ एक जरा हम एक्सेल बना लेते हैं कि आपको वेबसाइट कैसे ऑडिट करना है, ठीक है? क्योंकि एसईओ में पूरा खेल होता है वेबसाइट ऑडिट का। टाइटल के बारे में एकदम क्लियर हुआ आपको कि एग्जैक्टली टाइटल कैसे चेक करना है और टाइटल को लिखना कैसे वेबसाइट में, ठीक है? अभी देखो, एक एक्सेल हम बना लेते हैं कि वेबसाइट ऑडिट कैसे की जाती है, साथ ही साथ, ताकि हमारा पूरा प्रैक्टिकल होता चला जाए। बाद में ये ना कहना कि कुछ कराया नहीं प्रैक्टिकल में। इसी पे कर लेते हैं। देखो, जब हम किसी बिजनेस की वेबसाइट का एसईओ करने जाते हैं, या फिर किसी क्लाइंट का काम लेते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, तो एसईओ का बेसिकली काम कैसे किया जाता है, वो आप समझो, ठीक है? सबसे पहले तो हम आपको अपनी एक्सेल का नाम, जिस जिस बिजनेस के लिए काम करने जा रहे हो, एक्सेल बना रहे हो ना आप लोग साथ में साथ? सपोज मान लो हम प्री ट्यूटोरियल वेबसाइट का ऑडिट करने जा रहे हैं, वेबसाइट, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? बिजनेस का नाम लिख लिया, किस पेज का हम एसईओ करने जा रहे हैं, किस पेज का हम ऑडिट करने जा रहे हैं। अभी हम किसका कर रहे हैं? होम पेज का, ठीक है? कि जैसे फॉर आपका एक पेज हो गया, ठीक है, पेज हो गया, आप करंट यूआरएल आपकी हो गई। देखो मैं एक्सेल पे बताता हूँ कैसे। ये आपका करंट यूआरएल हो गया,
देन उसके बाद आपको क्या लिखना है, सजेस्टेड यूआरएल। उसके बाद आपको यही पूरा गेम है, ये छोटी सी चीज है ना, ये आपकी वेबसाइट का के लिए गेम चेंजिंग है। अगर ये जो सीख गया, ये जो जान गया, क्योंकि अंदर की चीजें तो हम लोग बाहर से जो देखते हैं, जैसे अभी ही कंफ्यूज थे आप लोग, ठीक है, आप लोग हेडिंग को टाइटल बता रहे थे वेबसाइट का, तो ये चीजें अगर आपको आ गई तो आप सब कुछ जीत जाओगे। किसी भी बिजनेस की वेबसाइट को बिना एडवर्टीजमेंट के ऐसे ही रैंक कराया जाता है। अभी तो टेक्निकल पार्ट भी आया ही नहीं ना, कैनोनिकल अभी हमने बताया नहीं आपको, तो इसको भी नहीं बताएंगे। हाँ हाँ, वो इंटरनल है। हाँ सॉरी, वो गलत हो गया थोड़ा सा। देखो बेसिकली जब हम किसी वेबसाइट को ऑडिट करने जाते हैं, तो इतनी चीजें हम हमें क्या होती हैं, जरूरी होती हैं, ठीक है। ये ऑन पेज की मैं बात कर रहा हूँ, अभी टेक्निकल इसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने। अभी हम किस वेबसाइट किस पेज का एसईओ कर रहे हैं, मतलब ऑडिट कर रहे हैं, होम पेज का। होम पेज का करंट यूआरएल क्या है? कोई सजेशन इसमें जरूरी है? अगर सजेशन इसमें जरूरी है तो आप उस सजेशन को लिखो कि यूआरएल आपका अच्छा नहीं है, या फिर यूआरएल में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर नहीं सजेशन है इसमें, तो आप सीधा क्या लिख दो, नो। करंट टाइटल क्या है इनका? ये तो टाइटल है नहीं, ठीक। करंट टाइटल हम लोगों ने यहाँ से देखा था। करंट टाइटल हमारा ये है, ठीक है। इसमें क्या किसी तरीके के सजेशन की जरूरत है? अभी टाइटल में किसी को कोई सजेस्ट करना है कि कुछ और बेस्ट हो सकता है क्या? अब मान लो ये हमारे क्लाइंट हैं, हम इनकी वेबसाइट का ऑडिट कर रहे हैं, इनकी वेबसाइट को एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या कमी है क्या सही है। देखो बेसिकली होम पेज किसी का भी हो, होम पेज के यूआरएल में हम सजेशन नहीं देते, क्योंकि होम पेज का यूआरएल हमारा बेसिकली क्या होता है, डोमेन ही होता है। तो किसी के डोमेन को हम गलत सही साबित नहीं कर सकते हैं। उसने अपने डोमेन को कुछ ना कुछ सोच समझ करके ही लिया होगा, अपने बिजनेस को प्रेफर किया होगा, उसका डोमेन उसके लिए बेस्ट है, तो उसमें हम कोई सजेशन नहीं देते हैं, ठीक है। हाँ, तब तब दे सकते हैं अगर किसी का बिजनेस मान लो ट्रेवल का है और उसने डोमेन ले रखा है रेस्टोरेंट के तरीके का, या फिर किसी अदर इंडस्ट्री का, तो फिर हम सजेस्ट करेंगे कि आपका डोमेन क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये जो डोमेन है ये एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसलिए डोमेन परफेक्ट है। ओके। अगर कोई अदर पेज होता, मान लो कि यहाँ पे कोई दूसरा पेज होता, हम किसी अदर पेज पे चले जाते, कोर्सेज पे चले जाते, ठीक है, कोई कोर्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी चीजें सही हैं, कोर्सेज में हमने क्या है, डोमेन हमारा है pretutorial.com, उसके बाद कोर्स, उसके बाद जो कोर्स का टाइटल है वो है, यानी कि यहाँ तक भी परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन अभी हमें होम पेज से बाहर नहीं जाना है, होम पेज पे ही रहना है, तो इस वजह से
अभी दूसरे पेज पे हम नहीं जाएँगे, जब दूसरे पेज पे किसी अदर पेज का ऑडिट करेंगे तब बताएँगे। करंट टाइटल सजेशन में भी कोई हमें दिक्कत नहीं है, जो टाइटल इनके पास लिखे हुए हैं वो बेस्ट है, यहाँ पे फिर नो कर देते हैं। अब करंट डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आप डालिए क्या? देखो भाई, इनकी वेबसाइट में एक हमें क्या गलती मिली? डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हाँ, लिख सकते हो आप। आप सजेशन में क्या डिस्क्रिप्शन आप देना चाहोगे? मान लो ये एजुकेशन की वेबसाइट है ना, कोर्सेज बेचते हैं, तो आप कुछ लिख सकते हो, या फिर अभी के लिए हम क्या मतलब प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ यही लिख देते हैं, ठीक है? कि ये मान लो ये डिस्क्रिप्शन में इनके होना चाहिए था, ठीक है? ठीक ना? समझ रहे हो ना? मतलब कि अब हम लिखने जाएँगे तो फिर हम लोग को टाइम, हम सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? कि आप अपने हिसाब से किसी की वेबसाइट के लिए क्या बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा, क्या, तो वो चीज़ आप चैट जीपीटी से या फिर खुद से या फिर कहीं से रिसर्च करके आप लिख सकते हो, ठीक? एक इनकी मिस्टेक हमें क्या आ गई? पकड़ में आ गई, ठीक? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमें क्या चेक करना है? ऑनलाइन कोर्सेस, मेक मनी ऑनलाइन कोर्सेस, इनका एक H1 क्या है? देखो एक इनका यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन सीट है, देखो बिजनेस एंड ऐप मार्केटिंग कोर्सेस। देखो H1 है इनके में, ठीक है? लेकिन जो इनका जैसे अलग-अलग कोर्सेज है ना इनके, जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड या फिर अदर चीज़ों के रिलेटेड, तो उन्होंने हर हर उसको क्या कर रखा है? अपना एक H1 दे रखा है। मतलब मेक मनी ऑनलाइन का अलग दे रखा है हेडिंग, और इसका अदर कोर्सेज का इन्होंने अपना अलग दे रखा, ठीक? तो इनके H1 भी करेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो कि हमें बेसिकली टाइटल मिल गया वेबसाइट का, डिस्क्रिप्शन भी इनका इसका टाइटल मिल गया, डिस्क्रिप्शन इनके वेबसाइट में है नहीं। H1 इन्होंने क्या किया है? कोर्सेज़ के हिसाब से इन्होंने डाल रखा है अपने वेबसाइट पे, अपने पेजेज़ में H1 को। देखो मेन जो पेज डिज़ाइन होता है ना, वो इस पे डिपेंड करता है। ये जो हमारी कोडिंग चलती है बैकएंड में, ठीक है? क्योंकि जो हमारे क्रॉलर होते हैं वो क्या करते हैं? वो तो टेक्स्ट को ही पढ़ते हैं या फिर कोडिंग को ही पढ़ते हैं, है ना? तो बेसिकली यही चीज़ें हमारे लिए मैटर करती है। अगर इसमें कोई चीज़ें मिसिंग है हमारी, तो इसका मतलब है कि वो गूगल की नज़र में कहीं न कहीं मिस कर रही हैं चीज़ें, ठीक है? अच्छा, ये यहाँ पे स्पेलिंग सही थी, ये गलत थी, ठीक है? इसको सही कर देते हैं थोड़ा-सा। देन उसके बाद हमारा क्या आएगा? इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक है क्या इनकी वेबसाइट में? कोई बता सकता है इंटरनल लिंक है या फिर नहीं है? इस पेज पे इंटरनल लिंक है कि नहीं है? ठीक है, इनके अपने कोर्सेज़ लिस्ट है ना? इनके अपने कोर्सेज़ तो लिस्ट है ना, देखो ना।
ये इनके कोर्सेज हैं, अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे ही तो रहेंगे ना, बस कोर्स वाले पेज पे चले जाएंगे, राइट। इंटरनल भी क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। एक्सटर्नल कोई बता सकता है कि नहीं है? यूट्यूब है, यूट्यूब हमारा क्या लिंक, कौन सा लिंक है, एक्सटर्नल लिंक है। इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल लिंक भी अवेलेबल है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं, ऑल टैग में आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि इन्होंने इमेज ये यूज किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इमेज आर्ट में क्या लगा, क्या लिखा है, लोगो, ठीक है। सॉरी कहाँ चला गया यार, लोगो दिस, इनका क्या है, ऑल टैग क्या है, मिसिंग है। मतलब कि सिर्फ लोगो लिख देने से, अगर इस जगह पे हम लोगों की जगह पे अपना कीवर्ड कुछ डाले होते, डिजिटल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके कुछ डाले होते तो शायद और अच्छा परफॉर्मेंस होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या इनको सजेस्ट कर सकते हैं ना कि आल टैग में, आल टैग क्या है, मिसिंग है। सजेशन में हम डाल सकते हैं, जब सजेशन अगर मान लीजिए उन्होंने, उनको पता चला कि मिसिंग है तो भाई वो पूछेंगे, या फिर अगर हमें हमें सजेशन देना है तो एक कॉलम और बना करके आप इनको सजेस्ट कर सकते हो। इमेज टाइटल, इमेज टाइटल भी क्या है, कीवर्ड कंटेंट बिगनर फ्रेंडली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मेटा नेम कंटेंट, ये तो इनका मेटा हो गया। अगर ऐसे आपको नहीं पता चला ना तो इसको क्या करो, एक बार के लिए ये मैं इनकी ये मेजर इमेज ही इनको मान के चलता हूँ कि अगर होम पेज में इन्होंने लगाया तो इसी इमेज को ये प्रेफर कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इनका जो टाइटल है ना इमेज में, ये भी लगभग मिसिंग है, क्योंकि वहां पे दिखा नहीं रहा, ठीक है। यहाँ कोड में भी नहीं दिखा रहा है, और डाउनलोड करने पे भी हम अगर फाइल में जाएंगे तो फाइल में एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं है, ठीक। तो क्या करना है हमें, इमेज टाइटल भी क्या है, मिसिंग है, ठीक है। आप सजेशन दे सकते हो। अब पेज स्पीड, बात आती है पेज स्पीड की। तो हम इस पेज की स्पीड कैसे चेक करेंगे, देखो पेज स्पीड चेक करने के लिए दो सबसे बेहतरीन टूल हैं, ठीक है। एक पेज स्पीड इंसाइट, जो कि ये क्या है, गूगल का अपना गूगल का अपना खुद का टूल है, ठीक। तो इस यूआरएल को हम क्या करेंगे, होम पेज यूआरएल को कहाँ पे लाएंगे, और यहाँ पे चुप्पे से हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, एनालाइज कर लेते हैं। पेज स्पीड में इनके लगभग सारे पॉइंट्स क्या हैं, रेड हैं, ठीक है। नीचे देखो, ऊपर के ऑरेंज में है और रेड में, इसका मतलब कि अगर ग्रीन वाले में होता तो क्या होता, बेस्ट होता, ठीक है। इनका देखो कुछ चीजें जैसे परफॉर्मेंस इनका वो कितना है, 60 है, ठीक है। मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ अभी। एक्सेसिबिलिटी कितनी है, 73 है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस इनका क्या है, 96 है। एसईओ कितना दिखा रहा है, 92 दिखा रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस इनका ओवरऑल कितना है, 60 है। यानी कि कहीं ना कहीं
इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी, मतलब गुड तो नहीं कह सकते हो, लेकिन क्योंकि अगर मान लो गुड तब होती जब हमारा ये कहीं न कहीं ग्रीन, ऑरेंज से ग्रीन में आ जाता, ठीक है? बट इतना खराब भी नहीं है कि हम उस डेंजरस वाले उसमें चले जाएँ, ठीक है? क्राइटेरिया में चले जाएँ, रेड में भी नहीं है और उसमें ग्रीन में भी नहीं है, बट ये है कि ऑरेंज में है। ऐसा नहीं है कि खराब भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, मतलब चलने लायक है, ठीक? अब इसी को अगर हम डेस्कटॉप मोड में देखें, डेस्कटॉप में भी इनका जो परफॉर्मेंस है लगभग सेम है, उसमें 60 था, इसमें क्या है 77 है। परफॉर्मेंस डेस्कटॉप का वैसे भी अच्छा ही होता है, किसी भी वेबसाइट का हो। महारत तब आपको हासिल होती है जब आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बना देते हो, क्योंकि आप समझो ना कि कितने परसेंट लोग डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप का यूज़ करते हैं वेबसाइट ओपन करने के लिए। हमारा मोस्टली यूज़र मोबाइल यूज़ करता है, 100 में से बहुत 10 ही लोग होंगे जो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ मोबाइल हमारे पास 24 घंटे जेब में रहता है, हमारा कभी भी मन होता है कुछ भी हम सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी वीडियो देखना, कोई भी इमेज देखना, कुछ भी देखना मोबाइल से ही करते हैं, ठीक है? अगर मोबाइल पे हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो फिर डेस्कटॉप पे परफॉर्मेंस लाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये परफॉर्मेंस कम से कम नहीं तो आपका 85 प्लस होना चाहिए, मोबाइल पे भी और डेस्कटॉप पे भी तो 95 के ऊपर होना चाहिए। तब इसको हम क्या मानेंगे। अब ये चीज़ें कैसे हम एक-एक चीज़ें कैसे ठीक करेंगे, कैसे क्या करना है, ये चीज़ें कब हम करेंगे जब हम स्पीड को अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ाएँगे उस टाइम पे, ठीक है? अभी तो हम अपनी वेबसाइट को ऑडिट करना है, उसकी एरर्स को निकालना बता रहे हैं, ठीक है? अभी समझ में आ गया? अगर हम बात करें इनके स्पीड की तो क्या है, इसको क्या नाम देंगे हम? एवरेज अच्छा भी तो नहीं है ना, कि आप लोग के हिसाब से अच्छी है? ये जो परफॉर्मेंस है वेबसाइट की, अच्छी है या फिर एवरेज है? डेटा क्या बोलता है इसका? एवरेज है ना? अब क्रॉलिंग क्रॉलिंग स्टेटस इनका देख लेते हैं। किसी भी वेबसाइट का क्रॉलिंग स्टेटस देखने के लिए आप उसके कि वो वेबसाइट इंडेक्स हुई है फिर नहीं। साइट पे जाओ और देखो जब हमने इनकी वेबसाइट को ये देखा कि ये वेबसाइट इंडेक्स है या फिर नहीं है। अच्छा, इंडेक्स वाला फ़ॉर्मूला समझ में आया कि कहाँ पे साइट लिख करके आपको क्या लगाना है? कॉलन लगाना है, उसके बाद अपना डोमेन का यूआरएल देना है। जिस भी यूआरएल को आपको ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट गूगल पे लाइव है या फिर लाइव नहीं है, तो ये फ़ॉर्मूला आप लगाओगे, ये शॉर्टकट आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप इससे अपनी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल पे लाइव है या फिर लाइव नहीं है। अगर ये चीज़ जैसे ये हमने साइट कॉलन डालकर यूआरएल डाला, तो यहाँ पर वेबसाइट आ गई। अगर वेबसाइट का नहीं आई होती, यूआरएल नहीं आया होता, इसका मतलब है कि ये वेबसाइट कहाँ पे गूगल पे लाइव नहीं है। लेकिन ये वेबसाइट आ गई है। अच्छा, अभी हमने टाइटल और हेडिंग में बात किया था। देखो, जब ये वेबसाइट लाइव दिखा हमने, इंडेक्सिंग चेक किया, तो ये इंडेक्स किस किस टाइटल से हो रही है? जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, जो हमने टाइटल देखा था उस सोर्स कोड के थ्रू। ये देखो, डिस्कवर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहाँ पे क्या आ रहा है इस पे, ये भी देखो, डिस्कवर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ रहा है ना। अभी समझ समझ पा रहे हो ना आपकी एक्चुअल में टाइटल क्या था क्या नहीं था? अभी अभी तो कोई कंफ्यूजन है। ये टाइटल नहीं है बेसिकली वेबसाइट का, ठीक है? टाइटल देखो यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है कि ये वाला टाइटल है आपका, ठीक है? डिस्कवर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है? तो इनकी जो क्रॉलिंग स्टेटस है, इंडेक्सिंग स्टेटस है, वो क्या है? ओके है, ठीक है? अच्छा, इनका मेन कीवर्ड क्या है? मेन कीवर्ड वही होगा जो टाइटल में इनके होगा, ठीक है? डिस्कवर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इनका क्या है? मेन कीवर्ड है, ठीक है? तो कीवर्ड भी इन्हों क्योंकि कोर्स की वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है कि ये कीवर्ड बेस्ट ही होगा। कोई भी ऐसे कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहेगा। तो मेन कीवर्ड भी इनका क्या है? ओके है, ठीक है? अब इसके अलावा ये टोटल ऑन पेज की थी कि ऑन पेज में हम लोग क्या-क्या चीज़ें देखेंगे, ठीक है? और अगर इसके अलावा कोई और सजेशन आप देना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में ये बुरा है
ये खराब है, ये चीज़ें अच्छी हैं, तो अदर सजेशन में आप डाल सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बताओ? कैसे हम साइट को ऑडिट करते हैं, ये मैंने बताया आपको। जब टेक्निकल की चीज़ें बताएँगे जैसे साइट मैप हो गया, ठीक है, रोबोट डॉट टीएक्सटी हो गया, तो उस टाइम पे और हम आगे कॉलम ऐड कर लेंगे, उनको बताएँगे कैसे हमें चेक करना है, कैसे फाइंड करना है। चलो अब देख लेते हैं कि जो हमने ऑन पेज की एक्टिविटी देखी थी, उसको हम ब्लॉग में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं कि हम पोस्ट में किस चीज़ को कैसे कहाँ पे लिखते हैं, वो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। सिंपल आपको अपनी वेबसाइट में पोस्ट पे आ जाना है, ठीक है? देखो यहीं से आप अपने पोस्ट पे आने से यहाँ से आप कैटेगरीज़ भी क्रिएट कर सकते हो, टैग्स भी बना सकते हो और यहाँ से पोस्ट आप लिख पाओगे। हमें ऑल पोस्ट पे आ जाना है और ऑल पोस्ट पे आने के बाद आपको ऐड न्यू पोस्ट पे आ जाना है। पहले तो आपको अगर आप ब्लॉगिंग लिखने जा रहे मतलब ब्लॉगिंग करने जा रहे हो वेबसाइट पे, आपको 2 टूल्स यूज़ करना है एसईओ को चेक करने के लिए। फर्स्ट आपका रैंक मैथ हो गया, सेकंड आपका योस्ट एसईओ हो गया, ठीक है? मैं आप लोग फाइंड कर लोगे या फिर मैं बता दूँ यहाँ पे? हैं? मैं प्लगइन्स में आकर के बता ही देता हूँ ना। देखो 2 प्लगइन आपको अपने वेबसाइट के एसईओ को चेक करने के लिए किसी भी पेज का 2 में से एक कोई प्लगइन डाल लो आप। देखते हैं हमारे में पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है। रैंक मैथ पड़ा है? ये देखो ये रैंक मैथ पड़ा हुआ है ना, ये आप सर्च करोगे इसी प्लगइन में रैंक मैथ, तो ये आपको डाल लेना है, ठीक है? और इस टाइम पे इससे पहले एक टूल यूज़ होता था योस्ट एसईओ का, जो कि बहुत ही पॉपुलर टूल था, लेकिन रैंक मैथ कुछ चीज़ें उससे ज़्यादा एडवांस लेकर के आया, तो इसी वजह से लोग अभी रैंक मैथ को यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से आपको भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। देखो, मान लो कोई हम लोग कुछ डमी कंटेंट उठाते हैं कहीं से, चाहे हिंदी की वेबसाइट हो, चाहे आपकी इंग्लिश की वेबसाइट हो, दोनों वेबसाइट का एसईओ क्या होता है? सेम होता है। कहीं पर भी 1% का कोई चेंजेज़ नहीं है, ठीक? हम अभी यहाँ पे पर्टिकुलर ये बता रहे हैं कि आपको कीवर्ड कैसे लिखना है और कहाँ-कहाँ पे लिखना है। जब हम पूरा ब्लॉग आपको बताएँगे कि एग्ज़ैक्टली ब्लॉग लिखा कैसे जाता है, क्योंकि उसमें हमें टेक्निकल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? टेक्निकल की भी ज़रूरत पड़ेगी और ऑफ़लाइन की भी उसकी सॉरी ऑफ पेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में जब तक हम सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ नहीं लेंगे, तब तक हम एक ब्लॉग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तब हम आपको एक हिंदी वाला ब्लॉग भी लिख के दिखाएँगे कि एग्ज़ैक्टली हिंदी वाले ब्लॉग में किस तरीके से हम कीवर्ड्स को रखते हैं और किस तरीके से कीवर्ड को यूज़ करते हैं। वहाँ पे थोड़ा-सा कीवर्ड जैसे कि इस तरीके से यूज़ करते हैं, सपोज़ मान लो डिजिटल मार्केटिंग है। अभी यहाँ पे देखो कीवर्ड आ रहा है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, ठीक है? व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? तो ऐसे कीवर्ड्स को इन हिंदी वाले कीवर्ड्स को भी यूज़ करना ताकि हमारी वेबसाइट हिंदी कीवर्ड पे ईज़िली रैंक करे, ठीक है? तो एक ब्लॉग हम हिंदी में लिख के बता देंगे आपको और एक इंग्लिश में लिख के बता देंगे कि किस तरीके से दोनों ब्लॉग को कैसे कीवर्ड के सेट किए जाते हैं और कैसे कीवर्ड को यूज़ किया जाता है। अभी कोई डमी कंटेंट ले लेते हैं ताकि हम लोग जल्दी-जल्दी ये चीज़ सीख पाएँ कि एग्ज़ैक्टली हमें कीवर्ड्स को कैसे सेटअप करना है या फिर इमेज के ऑल टैग्स या फिर और जो चीज़ें हमने बताई हैं। सपोज़ मान लो कि ये एक टेक टारगेट का ब्लॉग है। देखो ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से हमें ब्लॉग लिखना है, ठीक है? ये हम आपको सिर्फ़ समझाने के लिए बता रहे हैं। इनका जैसे क्या है पूरा ब्लॉग क्या है इंग्लिश में है, तो इन्होंने क्या किया ना, हमने ये बताया था ना ये वाला कॉन्सेप्ट कैनिबलाइज़ेशन वाला, ठीक है? कि एक जब ऐसा कोई यूआरएल होता है, ऐसा कोई कीवर्ड होता है कि उस कीवर्ड पे हमारे दूसरे ब्लॉग भी क्या करते हैं, रैंक करते हैं या फिर हम दिखा कुछ और रहे हैं, उसको रिडायरेक्ट क्या कर रहे हैं, किसी और
यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल डाउन होगी अगर आप गलत चीज़ें करोगे। अब जैसे यहाँ पे हमने इनके हिंदी ब्लॉग पे क्या किया, हिंदी ब्लॉग पे हिंदी कीवर्ड पे हमने क्लिक किया। अब जा कर के हमें क्या मिला? इंग्लिश का ब्लॉग मिला। हम पढ़ेंगे ही नहीं, चले जाएँगे। वो तो हम आपको सिखाने के लिए रुके हैं, अदरवाइज़ अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती तो हम तुरंत स्किप कर जाते। अगर स्किप किए तो स्किप करने का क्या डिसएडवांटेज हुआ? बाउंस रेट हमारा बढ़ा, ठीक है? तो वेबसाइट धीरे-धीरे क्या होगी? इसी से यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा ना। पहली चीज़ हमारा यूज़र एक्सपीरियंस खराब हुआ, बाउंस रेट बढ़ा। अब वेबसाइट हमारी क्या होने लगी? स्पैम में जाने लगी। तो इस वजह से हमें यूज़र को क्या करना है? भटकाना नहीं है, ठीक है? देखो, आप ये नहीं बता सकते हो, आप ये चीज़ किसी के दिमाग की नहीं पढ़ सकते हो कि वो बंदा ब्लॉगिंग किस पर्पज़ से कर रहा है। समझ रहे हो ना? अब हमारा माइंडसेट क्या है कि हम मान लो कि हमारी कुछ इस तरीके का कुछ हमारे अंदर चल रहा होगा कि यार हमें उससे बिज़नेस लाना है या फिर किसी और चीज़ के लिए हमें करना है, तब सिर्फ़ एडसेंस से ही पैसा कमाने के लिए ब्लॉगिंग नहीं होती है। हो सकता है कि उसका कुछ और तरीका हो। या फिर कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि हो सकता है कभी-कभी ऐसा भी लगता है गूगल को कि यार ये कीवर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रेयर केस में ही होता है, बट इनका क्या पूरा कॉन्सेप्ट होगा ये या तो ये रिडायरेक्शन का यूज़ कर रहे हैं या फिर ये कोई और स्ट्रैटेजी लगा रहे होंगे क्योंकि ये कहीं न कहीं अगर हम इस पे जा रहे हैं तो हमें इंग्लिश का कंटेंट मिल रहा है जिससे 100% तय है कि स्पैम रेट बढ़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ हमें नहीं करना है। अब इसे आप ही बताओ ना कि आप पढ़ने आए हो हिंदी का ब्लॉग, मिल रहा है आपको इंग्लिश का ब्लॉग, तो फिर आप भाग जाओगे ना। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर यूज़र गया तो स्पैम रेट बढ़ा। चलो देखो जैसे इसने ये जो वेबसाइट है, क्या है? डिजिटल विद्या करके। इसका देखो कंटेंट अच्छा है, ठीक है? कंटेंट अच्छा इन द सेंस कि लगभग इसने एसईओ के जो एल्गोरिदम है उसको कहीं न कहीं फ़ॉलो किया है। लेकिन इनमें क्या मिस्टेक है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इनका क्या है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, ठीक है? अपनी वेबसाइट में आते हैं, इसको सही करने की कोशिश करते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया था? डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। क्या इन्होंने ये जो ब्रैकेट लगाया है, ये सही किया है? बताओ भाई। ये गलत है, ठीक है? इसकी जगह पे हमें क्या यूज़ करना है? पाइपलाइन यूज़ करना है, राइट? अब क्या होगा? अभी तक अभी तक ना इनका सिर्फ़ किस वाले पे इस वाले कीवर्ड पे इनका रैंक करता, ठीक है? अब क्या है कि हमारे दोनों कीवर्ड पे चाहे कोई डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी डालेगा या फिर डिजिटल मार्केटिंग डालेगा या फिर व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग डालेगा, लगभग सारे क उस पे कॉन्सेप्ट पे हमारा जो ब्लॉग है वो रैंक होगा। लेकिन अभी तक क्या है जब तक इसको एग्ज़ैक्ट कीवर्ड नहीं मिलता डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, ठीक है? या फिर हिंदी में लिखा हुआ कीवर्ड तब तक ये रैंक नहीं करता। लेकिन अब जो मैंने थोड़ा-सा एरर को सॉर्ट आउट कर दिया है, तो अब हमारा और परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, ठीक है? देन उसके बाद अब देखो इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, ठीक है? इसने कीवर्ड यूज़ किया अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कीवर्ड यूज़ करने के पहले आप हमेशा याद रखो कीवर्ड यूज़ करने के पहले हमें थोड़ा-सा क्या करना है, यहाँ पे ना सपोज़ मान लो ये वाला कंटेंट हम इनका कॉपी करते हैं। हमें यहाँ पे ये कंटेंट नहीं लिखना है। पूछो क्यों? देखो आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो ये है कि पहले आप यूज़र को बताओ कि एग्ज़ैक्टली आप पूरे ब्लॉग में क्या-क्या चीज़ें बताने वाले हो। अभी वीडियो के ट्रेंड में क्या है कि पूरे वीडियो का जो निचोड़ है वो लगभग 30 सेकंड के अंदर 10, 20, 30 सेकंड के अंदर फटाफट दिखा देते हैं, सबसे पहले ही दिखा देते हैं। आपने देखा है कि नहीं देखा ये? कि अगर मान लीजिए कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो है, तो 10 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के छोटे-छोटे क्लिप्स दिखा दिया जाता है, कि भाई इस वीडियो में प्रॉपर किन-किन चीज़ों के बारे में बताया गया है।
तो इससे ज़्यादा चांसेज़ होते हैं कि यूज़र को लास्ट तक की भी बातें पता चल जाती है कि एग्ज़ैक्टली लास्ट में क्या हुआ होगा। अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उस पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं कि यार अच्छा ये वाला पॉइंट बताया गया था, ये कब आएगा? ये वाला पॉइंट दिखाया गया था, ये कब आएगा? ये वाला पॉइंट दिखाया गया था, ये कब आएगा? तो इससे क्या होता है, यूज़र हमारे कंटेंट पे रुका रहता है। तो वही सेम चीज़ हमें अपने ब्लॉग में भी यूज़ करना है कि जब आप किसी टॉपिक पे ब्लॉग लिखो तो उसके जो इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, ठीक है? उसके जो इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, उनको आप क्या करो, फर्स्ट पैरा पे मेंशन कर दो। ताकि यूज़र को ये पता चल जाए कि अच्छा इस ब्लॉग में हम इन-इन चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी इन्होंने लिखा, अभी हमें यहाँ पर ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? अच्छा मान लो किसी को हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, तो क्या करोगे? हिंदी में ब्लॉग लिखना है। गूगल इनपुट का यूज़ कर सकते हो और एक सबसे अच्छा टूल आता है जो हम तो यूज़ करते हैं उसी को, इजी हिंदी टाइपिंग, ठीक है? इजी हिंदी टाइपिंग का आप यूज़ कर सकते हो। देखो फर्स्ट पैरा हम क्या लिखेंगे वो चीज़ आप देखो, ठीक है? चलो देखो, देखो अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट लिखना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ठीक है, इस तरीके से कुछ हमें लिखना है कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम इस ब्लॉग में क्या-क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा थे कि भाई इसमें हम आपको किसके बारे में बताएँगे, इस ब्लॉग में पूरे एसईओ के बारे में बताएँगे, कि डिजिटल मार्केटिंग पे वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बताएँगे, डिजिटल मार्केटिंग में हम आपको जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है? उन सब चीज़ों के बारे में बताएँगे। तो क्या-क्या चीज़ें जैसे डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं? मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है? एसईओ भी आपका आता है, ठीक है? एसईओ आता है और क्या आता है डिजिटल मार्केटिंग में? फेसबुक ऐड आता है, ठीक है? फेसबुक हो गया, उसके बाद गूगल हो गया, उसके बाद देखो हमें ये भी नहीं बताना है कि गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, हमें यूज़र को हमेशा सस्पेंस में रखना है। अब फेसबुक हमने लिखा, अगर फेसबुक ऐड लिख देते कि डिजिटल मार्केटिंग में हम आपको फेसबुक ऐड के बारे में बताएँगे, तो फिर यूज़र समझ जाता है कि यार ऐड के बारे में बताया जाएगा। लेकिन हमने क्या लिखा, सिर्फ फेसबुक के बारे में बताया जाएगा, तो फेसबुक में क्या बताया जाएगा? सस्पेंस में है यूज़र। तभी जाकर के वो आपका ब्लॉग आगे पढ़ेगा, अदरवाइज़ आपका ब्लॉग नहीं पढ़ेगा। ठीक है? गूगल और उसके बाद क्या हो गया? इंस्टाग्राम हो गया। ऑटोमेशन मतलब इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं लगभग उन सब चीज़ों को 8-10 चीज़ों को हम मेंशन कर देंगे और सस्पेंस के फॉर्म में। ब्लॉगिंग में यूज़र को हमेशा हमें क्या रखना है? सस्पेंस में रखना है। सस्पेंस में इसलिए रखना है कि लास्ट तक हमें उसको अपनी बात नहीं बतानी है, जब तक वो लास्ट तक हमारे ब्लॉग में ना चला जाए। अगर उसको आपने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बता दी, तब तो भैया वो स्टार्टिंग में पढ़ के वो स्विच कर जाएगा। ठीक है? आपके पूरे ब्लॉग को कभी नहीं पढ़ेगा, ये चीज़ आप लिख के रख लेना। जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ठीक है? जितनी भी बड़ी वेबसाइट हैं, उनका स्पैम रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि पता है कि उनको पता है कि हमारा ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। यूज़र हमारे पास आएगा, रुकेगा, 10, 20, 25, 30 सेकंड तक तो रुकेगा ही रुकेगा, उनकी इतनी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। यूज़र जब जाता है, तो कोई न कोई जानकारी लेने जाता है, तो बड़ी वेबसाइट पे चला जाता है और वहाँ पे वो कहीं न कहीं अपना टाइम स्पेंड करता है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए अभी क्या स्टार्टिंग जो बिगिनर हैं, उनको ये वाला फ़ॉर्मूला 100% अपनाना है, सस्पेंस वाला। अगर आप सस्पेंस में अपने यूज़र को रखते हो, लास्ट तक उसको पढ़ने के लिए मजबूर कर देते हो अपने ब्लॉग में, तो आप यकीन मानो कि 1 महीने के अंदर आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट को टॉप पे ले आओगे। जितना ज़्यादा आपका यूज़र एक्सपीरियंस और एंगेजमेंट बढ़ेगा, उतना ही आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। ठीक है? तो हमें अपने यूज़र को हमेशा सस्पेंस में रखना है।
आप समझ गए हो ना सस्पेंशन की हम किस तरीके की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा 2-3 लाइन में हमें कुछ ऐसा लिखना है कि यूजर को लगे यार अच्छा ये वाला पॉइंट तो अभी आया ही नहीं। एसईओ में क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, एसईओ में फेसबुक में क्या-क्या चीजें बताई जाएंगी, गूगल पे क्या है, गूगल का क्या मतलब एड से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी या फिर ऑर्गेनिक काम करना बताया जाएगा। वो अभी यहाँ पे क्या है, सस्पेंस में है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब इनका ये वाला कंटेंट क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। आज के युग में सब ऑनलाइन हो गया है। इंटरनेट ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया और हम इसके माध्यम से कई सुविधाओं का आनंद केवल फोन या लैपटॉप के जरिए ले सकते हैं। देखो इनके, इनका जो ब्लॉग है ना, अब इसके बाद हम इन्होंने जो लिखा है ये करेंगे, लेकिन इनके ब्लॉग में भी बहुत सारे जो है एरर्स हैं। ठीक है, अब वो एरर क्या है कि एक्चुअल में कंटेंट को कैसे लिखना है और कंटेंट में क्या लिखना है। ये देखो यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग, रिचार्ज, बिल पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, क्या ये डिजिटल मार्केटिंग का एक्चुअल में पार्ट है? ये तो डिजिटलाइजेशन का है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। यहाँ पे जो इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, डिजिटल मार्केटिंग से बेसिकली क्या मतलब है कि हम लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं। ठीक है, ये तो इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग, रिचार्ज, ये क्या इन्होंने किया, डिजिटलाइजेशन की बात की इन्होंने। ठीक है, मतलब हमें अगर डिजिटल मार्केटिंग की एक बात करें तो सीधे धीरे धीरे ये कि अपने यूजर को ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग से कैसे पैसा कमाना है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, बेसिकली अगर हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे तो और हमारा गूगल के हिसाब से कि एक्चुअल में जो यूजर जिस चीज के लिए ढूंढने आया था वो चीज उसको यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो इन सब चीजों को एकदम रिलेटेड चीजों पे हमें काम करना है, इतना समझो, तभी हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा। और कोई बता सकता है इस ब्लॉग में क्या कमी है? इस ब्लॉग में सबसे बड़ी कमी क्या है? मैंने जितने आप ऑन पेज एक्टिविटीज के हिसाब से कोई एनालिसिस करो, इस ब्लॉग में क्या कमी है? टाइटल तो है, नो डाउट टाइटल है। चलो इसको हम एंकर टेक्स्ट नहीं है सर, एंकर टेक्स्ट, एक मिनट देख लेते हैं। देखो इनके केस में सबसे बड़ी चीज जो है, पहली गलती मेटा डिस्क्रिप्शन में इनके क्या है, कीवर्ड नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, इन्होंने पाइपलाइन का ब्रैकेट का यूज किया है, पाइपलाइन का यूज नहीं किया। ठीक है, अब ब्लॉक पे आ जाते हैं। चौथी मिस्टेक बताओ। भाई इन्होंने सिर्फ क्या किया है, देखो H2 का यूज किया है और इसको पता नहीं किसमें H2 में डाला कि नहीं। इन्होंने सब हेडिंग्स का यूज किया ही नहीं, सिर्फ इन्होंने क्या किया, हेडिंग का ही यूज किया है, सब हेडिंग का यूज नहीं किया है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, बुलेट्स पॉइंट्स का यूज नहीं किया। और हमने सबसे बड़ा एक जो आपको एक और बताया था कि हमारे कीवर्ड यूज करने का क्या परसेंटेज है, मिनिमम 2% तो हम यूज कर ही सकते हैं ना। तो इन्होंने क्या किया, कीवर्ड भी नहीं यूज किया, प्रॉपर कीवर्ड भी नहीं यूज किया। ठीक है, और गलती बताओ। क्या इनको कंपटीटर मान के हम अगर ब्लॉग अभी अभी ब्लॉग लिखें तो इनसे ज्यादा रैंकिंग तो हम करा ही सकते हैं ना, क्योंकि इनके पास इतनी एरर्स हैं और हम उन एरर को ध्यान में रखते हुए अपना अच्छा एक बेहतरीन ब्लॉग लिख सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक्सटर्नल लिंक इन्होंने, इनके जो एक्सटर्नल लिंक इन्होंने नहीं दिया, सिर्फ इंटरनल लिंक दिया इन्होंने। ठीक है, इतनी सारी गलतियां मिली ब्लॉग में, इनके ब्लॉग में। अब इन गलतियों को सुधार करके आप लोग एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हो। इनकी वेबसाइट क्या है, सर्विस वेबसाइट है। ठीक है ना, ये इनके कोर्सेज हैं और ये प्लेसमेंट कराते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की इनकी इंस्टीट्यूट होगी। ठीक है, हिंदी में .NET वाला। चलो इसके इसके एक ब्लॉग को ले लेते हैं।
चलो ये वाला लेते हैं, ठीक। देखो ये बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। अब इस पे आप देख लो। देखो इन्होंने क्या मतलब हेडिंग भी, टाइटल भी लगा रखा है, ठीक है। टाइटल इनका बेसिकली ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने H2 को यूज किया है, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने H2 को यूज किया है। फिर उसके बाद क्या किया, सब हेडिंग यूज किया इन्होंने, ठीक है। सब हेडिंग के अंदर इन्होंने क्या किया है, बुलेट पॉइंट्स को भी यूज किया है। देन उसके बाद इन्होंने उदाहरण के तौर पर हाउ टू कैसे एक, ये देखो ये कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है इनके, ये इंटरनल लिंक है, ठीक है। इंटरनल लिंक देखते हैं, एक्सटर्नल लिंक इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। देखो टैग का भी इन्होंने यूज किया, उस वेबसाइट में टैग भी नहीं थे, ठीक है। ये वेबसाइट के टैग होते हैं, ठीक है। जैसे ब्लॉग पोस्ट के लिए पावरफुल हेडलाइंस कैसे लिखे, ये टैग हो गया। ब्लॉगर, क्लिक थ्रू, हेडलाइंस, ठीक है। पावरफुल हेडलाइंस, रीडर्स, ये इनकी वेबसाइट के, इनके ब्लॉग पोस्ट के क्या है, टैग इन्होंने डाल रखा है। अब टैग कैसे डालेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। सपोज मान लो कि ये वाला हमने, फटाफट देख लो ब्लॉग कैसे लिखेंगे हम लोग बेसिकली, ठीक है। ये कंटेंट है, ये इनका इमेज हो गया। इसमें फॉर्मेटिंग आ जा रही है यार। बस 10 मिनट और दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करना अगर आप लोग सीख गए ना, तो किसी भी बिजनेस वेबसाइट को और किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट को इजीली आप रैंक करा पाओगे। बस इसका ऑप्टिमाइजेशन आपको आना चाहिए। बताएंगे कि कस्टम कोडेड वेबसाइट कैसे कैसे किया जाता है। देखो हर चीज में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पूरा खेल टाइम और पेशेंस का है ना। अदरवाइज यूट्यूब पे तो ढूंढते रह जाओगे तो नहीं मिलेंगी ये सारी चीजें।
हमारे पास आज भी एससीओ अभी 2 दिन पहले एससीओ का एक प्रोजेक्ट आया। वो 15,000 रुपए महीने देने के लिए रेडी, लेकिन मैंने लिया नहीं। अब आप लोग को दे दें तो आप लोग तो काम ही नहीं कर पाओगे ना, इसीलिए तो कह रहे हैं सीखो ना। आज भी वो 60,000 रुपए 4 महीने के लिए देने के रेडी है। 4 महीने का, हमने कहा मिनिमम 4 महीने का पेमेंट आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है ले लो, लेकिन हम ही अभी उस प्रोजेक्ट को उठा ही नहीं रहे हैं। अब मान लो आप में से कोई रेडी हो जाए। एसईओ सीखने में कितना टाइम लगेगा? एसईओ सीखने में जितने दिन हम सिखा रहे हैं उतना टाइम लगेगा। बाकी प्रैक्टिस करने में तो हमेशा के लिए प्रैक्टिस है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 3 महीने का है। देखो अभी मैंने आपको एरर फाइंड करने वाली रिपोर्ट बनाई ना। अब एसईओ करते टाइम कैसे रिपोर्ट बनाना है वो भी हम आपको बता देंगे। देखो एसईओ में पूरा खेल रिपोर्ट का ही होता है भाई, कि आप एक क्लाइंट को कितना काम लिया था, कितने काम पे आपको क्लाइंट ने प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया, और उसके बाद कितने, जब आप उसको प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर रहे हो तो आपने कितना परफॉर्मेंस करके दिया। ये सब क्या है? रिपोर्टिंग का ही पार्ट है। कितने परसेंट आपने उसको रिजल्ट ज़्यादा दिया, या फिर सिर्फ पैसा लेकर के ही उसको बेवकूफ़ बनाने का काम किया। सर कीवर्ड भी हम लोग सर फाइंड करते होंगे यूजर के लिए, मान लीजिए किसी ने अपना काम दिया प्रोजेक्ट। कीवर्ड हम फाइंड करते हैं, लेकिन यूज़र हमें बताता है कि हमें इस कीवर्ड पे वेबसाइट को रैंक कराना है। ठीक है? अब उस कीवर्ड पे हमें कैसे रैंक कराना है वेबसाइट को, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है? ये सब करने का पार्ट है। आप एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर लोगे ना, तो आप ये मानो कि आप ये कभी नहीं सोचोगे कि एसईओ में क्या-क्या होता है। आपने जो कोर बता दिया है, अब आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग नई नई चीजें सीखेंगे और कोरिलेट कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। वो चीज कोई नहीं सिखा। और मैं जितना ये सिखा रहा हूँ ना, ये बहुत कम है भाई। समझ रहे हो ना? ये कम है। आप मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता हूँ ना। जब सारी चीज़ें बताने लगूँगा तो फिर वही होगा कि यार कहाँ-कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ घुसते चले जा रहे हैं, है ना? तो जब इतना करोगे तो ऑटोमेटिक वो अंदर वाली चीज़ें आपको पता चल जाएँगी। जितना मैं सिखा दूँगा इससे एडवांस कुछ है ही नहीं एसईओ में। बस खाली रिजल्ट ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो, हमने कुछ मतलब भर का कंटेंट हमने ले लिया है। अब कैसे क्या चीज़ है, एंकर टेक्स्ट कैसे लगता है, इंटरनल लिंक क्या होती है, एक्सटर्नल लिंक क्या होती है, ठीक है? ये सब हेडिंग हेडिंग ये कैसे बनाना है, इमेज कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, वो चीज़ें देखते हैं, ठीक है? चलो, टाइटल हो गया, इसको बेसिकली टाइटल बोलते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, H1 होता है, ठीक है? और ये पूरा हमारा पैराग्राफ, ठीक? अब सपोज़ मान लो कि ये एक हमारी क्या है, पावरफुल हेडलाइंस। इसको हमें किस में रखना है, H2 में रखना है, ठीक है? तो यहाँ से आपको आना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है क्या, H2, ठीक? H2 में किसी को कोई दिक्कत? H2 समझ में आ गया? देन उसके बाद अब हमें मान लो किसी कीवर्ड को अ, एक चीज सबसे ज्यादा रखना, जो आपके कीवर्ड है, इनके अंदर क्या कमी आप बता सकते हो? इन्होंने जो कीवर्ड लिखे हैं उनको इन्होंने क्या किया, बोल्ड नहीं किया है, ठीक है? बोल्ड करने का हमें एक अलग ही बेनिफिट मिलता है हमें अपने ब्लॉग में। क्रॉलर को ये चीज पता चल जाती है कि इस कीवर्ड को हाईलाइट किया गया है, इसका मतलब कुछ अलग तो है।
पूरे ब्लॉक से कुछ अलग तो है इसमें, समझ रहे हो ना आप? तो इस वजह से हमें अपने कीवर्ड्स को बोल्ड करना ज़रूरी हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक अपनी जो सुधार करेंगे उसमें क्या करेंगे, सपोज़ मान लो पावरफुल हेडलाइन्स क्या है, ठीक है? ये इसको हम क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ठीक? इससे क्या होगा, यूज़र की रीडेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, यूज़र एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा और बॉट के अकॉर्डिंग भी हमें बेनिफिट मिल जाएगा। ब्लॉग में सबसे ज़्यादा खेला होता है रीडेबिलिटी के। अब सपोज़ मान लो कि ये क्या है, ये एक हमारे कौन-सी हेडिंग है, इसको हमें हेडिंग बनाना है। नहीं, ये हमारी इसको भी हम किस में रखेंगे, H2 में ही रखेंगे, ठीक? इसको हम H2 में रखेंगे। अब H2 के अंदर ये वाली क्या है, ये सब हेडिंग है, तो इसको हम किस में रखेंगे, H3 में, ठीक है? या फिर इसको हम क्या रखेंगे, H4 कर सकते हैं, ठीक है? अगर मान लो कि ये इसको हमने H2 रखा, इस वाली हेडिंग को हमने H2 रखा और इसको H4 रख दिया, अगर इस हेडिंग के देखो इसको भी हमने H4 कर दिया, सॉरी, ठीक है? इसको हमने H4 कर दिया, लेकिन अगर हमें इस हेडिंग के भी अंदर अगर कोई हेडिंग रखना होता तो ज्यादा चांसेस थे कि हम इसको क्या करते, H3 करते, फिर इसके अंदर जो हेडिंग आती सब हेडिंग की भी सब हेडिंग उसको क्या करते, H4 में डाल देते। लेकिन अभी हमारे पास कोई सब हेडिंग क्या सब हेडिंग नहीं है, तो हम इसको क्या किए, H4 में रख दिए, ताकि H2 और H4 में ज्यादा डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है? हमें जितना ज्यादा अपने ब्लॉग को यूजर फ्रेंडली बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। ये देखो, ये इसी का पार्ट है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो इसको अगर हमने H4 में रखा है तो इस वाले को भी क्या रखेंगे, H4 में रखेंगे। ऐसा नहीं कि फिर हम इसको H3 में रख देंगे, ठीक है? क्योंकि जब अगर H3 में रखेंगे तो बॉट के अकॉर्डिंग क्या होगा या फिर गूगल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारी दोनों हेडिंग क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है? हमें जिन चीजों को सिमिलर लेकर के चलना है उनको एक ही हेडिंग में लेकर के चलना है। अगर किसी हेडिंग 2 के अंदर हम सब हेडिंग बना रहे हैं और एक हेडिंग को हमने क्या कर दिया, H4 में कर दिया, तो दूसरी हेडिंग भी अगर सिमिलर वैल्यू रखती है तो उसको भी हम H4 में ही रखेंगे, ठीक है? ठीक, ये हो गया, इतना हो गया। देन उसके बाद ये वाले भी हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, H4 हो जाएगी। उसके बाद ये वाली हेडिंग भी हमारी क्या हो जाएगी, H4 हो जाएगी, ठीक? तो हेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर इसके अंदर भी हमें कोई एक हेडिंग रखनी है तो उसको भी हम S5 या फिर ऐसे करके बढ़ा देंगे, ठीक है? हेडिंग का भी सब हेडिंग। अब बुलेट्स पॉइंट्स, अब मान लो इसको हमें इनको बुलेट पॉइंट में रखना है, तो यहाँ से आपको आना है, बुलेट पॉइंट ले लेना है। ये क्या हो गए, बुलेट पॉइंट हो गए, और ये हमारी क्या हो गई, मान लो कि ये हमारी एक, इसको हम H5 में रख देते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल दिखाना है, तो एग्जाम्पल को हमें H2 के इस जो 2 नंबर की हेडिंग है H4, इसके अंदर हमें एग्जाम्पल दिखाना है, तो इसको क्या कर देंगे, H5 में एज एग्जाम्पल ले करके उसके अंदर फिर हम बुलेट पॉइंट रख देंगे। हमारा पूरा काम हो गया। इस तरीके से हमें अपने कंटेंट को सजाना है। बेसिकली हेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, किस तरीके से हम हेडिंग यूज करते हैं। अब देखो कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है और हाइपरलिंक क्या होता है, ठीक है? एंकर टेक्स्ट और हाइपरलिंक, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं। हम उस दिन बता रहे थे यहाँ पे बोर्ड पे, अभी प्रैक्टिकली देखो। सपोज मान लो कि हमें सपोज मान लो कि पावरफुल वर्ड है कहीं पे, ये ठीक है। सपोज मान लो इस कीवर्ड पे क्या करना है, हमें हाइपर लिंक लगानी है, यानी कि इंटरनल लिंक या फिर एक्सटर्नल लिंक, ठीक है? अब मान लो इन्हीं के ब्लॉग का कोई लिंक हम ले लेते हैं, ठीक? मान लो यही यूआरएल ले लेते हैं हम, ठीक है? लेकिन इस यूआरएल को अगर लेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे केस में क्या होगा, वो एक्सटर्नल लिंक हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, अपने ही किसी पेज का लिंक लगा देंगे, ठीक है? अब सपोज मान लो कि इसको जितना हमने सेलेक्ट किया, ये हमारा क्या है, एक टेक्स्ट है, ठीक है? लेकिन अभी ये क्या बनने जा रहा है,
एंकर टेक्स्ट बनने जा रहा है, क्योंकि इस टेक्स्ट के ऊपर हम क्या लगाएंगे, लिंक लगाएंगे। उस लिंक को क्या बोलेंगे, हाइपर लिंक बोलेंगे, और उन दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा, इंटरनल लिंक बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हाइपर लिंक बनाने के लिए, इसमें हाइपर लिंक लगाने के लिए क्या करेंगे, ये देखो एक जो है इंसर्ट या फिर एडिट लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको कोई यूआरएल पेस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक यूआरएल आप पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको सेटिंग पे बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पेजेस और ब्लॉग के क्या आ जाएंगे, लिंक आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कोई सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि हमें इस वाले ब्लॉग का क्या करना है, लगा देते हैं लिंक। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पावरफुल वर्ड क्या है, लिंक टेक्स्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंकर टेक्स्ट हो गया, हाइपरलिंक हो गया। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है नो फॉलो और डू फॉलो का, समझो बात को। देखो यहाँ पे जब हम कोई एक्सटर्नल, ये तो हमारी हो गई हुई इंटरनल लिंक। ठीक है, हमें यहाँ पे इस ऑप्शन को कोई छेड़खानी नहीं करना, इसको हम एज इट इज क्या कर देते हैं, अभी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस जो पावरफुल वर्ड है, ये क्या हो गया, हमारा एंकर टेक्स्ट हो गया, और इसके ऊपर जो हमने लिंक लगाई वो क्या हो गई, हाइपर लिंक हो गई, और ये पूरा क्या हो गया, हमारा इंटरनल लिंक हो गया, क्योंकि इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी ही वेबसाइट पे रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अब समझो, अब मान लो कि ये जो इमीडिएटली है, ठीक है, इमीडिएटली वर्ड पे हम क्या लगाने जा रहे हैं, एक एक्सटर्नल लिंक लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक हम अपनी वेबसाइट से नहीं ढूंढेंगे। ठीक, अब मान लो कि यहाँ पे हमें सेटिंग पे आ जाते हैं और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देते हैं इस वाले का, ये यूआरएल हमने लगा दिया। अब सपोज मानो कि अगर हमने किसी से पैसा लेकर के लिंक लगाया है, तो उस लिंक को क्या करेंगे, हम इस पे स्पॉन्सर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इससे ये मत समझना कि हमारी रिपोर्टेशन कम होगी, गूगल की नजर में हमारी अथॉरिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, कि हमें स्पॉन्सर मिलने लगे, इसका मतलब कि हमारा कंटेंट क्या है, अच्छा है, लेकिन एक लिमिटेशन में। गूगल को ये चीज, क्योंकि ये अगर ऑप्शन दिया है इसने, तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, और जिस चीज में जितने ऑप्शन होते हैं सारे ऑप्शन हमें यूज करने चाहिए। अगर कोई हमें पैसा नहीं देता है या फिर कुछ अदर तरीके से, उसको हम नो फॉलो कर सकते हैं, या फिर पैसा स्पॉन्सर लेकर के हम काम कर रहे हैं, तो फिर हम उसको स्पॉन्सर में रख सकते हैं। सपोज मान लो कि इसको हम स्पॉन्सर रख देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो गई, एक्सटर्नल लिंक हो गई। ठीक, अभी इसको हम अगर क्लिक करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, हिंदी में .net पे हम चले जाएंगे। लेकिन अगर इस वाली लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी क्या है, इंटरनल लिंक है। अभी इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक, हाइपर टेक्स्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलो, अभी एक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है इस पूरे ब्लॉग में, S2 हमें बेसिकली पूरे ब्लॉग में मेन हेडिंग के लिए, ये जो हमारा सबसे ऊपर आ रहा है ना, देखो इसको मैं एक बार हटा के, आप देखो इसको कॉपी कर लेते, हटा लेते, यहाँ पे टाइटल लिख के आ रहा ना, ऐड टाइटल करके, ये जो ऐड टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, ये बेसिकली हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर टाइटल यहाँ पे डाल दिया तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा H1 होता है, यानी कि हेडिंग 1। ठीक है, और एक ब्लॉग में हम H1 सिर्फ एक ही यूज करते हैं, ये एक अच्छा पैरामीटर है। अब इसको हमने क्या किया, H2 यूज किया। ठीक है, अगर मान लो कि क्या होगा जब हम इसको भी H1 यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत आएगी, कोई बता सकता है। ये तो हमारा बाय डिफॉल्ट H1 है ही, अगर हमने इसको भी H1 यूज कर लिया तो इसमें क्या हमें नुकसान है, क्या फायदा है। अगर ये वाली भी हेडिंग हमारी H1 है और ये वाली हेडिंग भी हमारी H1 है, तो क्या होगा कि गूगल जब हम अपने क्रॉलर को हमारी वेबसाइट पे भेजेगा, तो क्रॉलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इनकी मेन हेडिंग कौन है, किस बेसिस पे हम इस ब्लॉग को रैंक कराएं, ये मेन हेडिंग है या फिर ये मेन हेडिंग है। लेकिन मेन हेडिंग तो हमारी ये है, अगर मान लो गूगल या फिर क्रॉलर इस वाली हेडिंग को रैंक करा दिया, तो फिर क्या होगा, हमारा ब्लॉग रैंकिंग में आएगा ही नहीं। मेन कीवर्ड तो हमारा यहाँ पे है, ये वाला टाइटल हमारा है। ठीक है,
तो इस वजह से हम अपने एक ब्लॉग में H1 एक ही रखते हैं ताकि गूगल का क्रॉलर कंफ्यूज ना होने पाए, वो हमेशा H1 को ही रैंक कराए। ठीक है, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, H2 कर देंगे। अब पता चल जाएगा कि भाई मेन हेडिंग हमारी ये है, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस है। अब इसके अंदर आप सपोज मान लो इस वाली हेडिंग की आप बात कर रहे थे कि ये हमारी H2 है, तो इसको हमने H4 क्यों रखा, H3 क्यों नहीं रखा, तो आप इसको H3 रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लो हमने H3 रख दिया। अगर इस H3 के अंदर भी कोई हमें हेडिंग की जरूरत होगी तो उसको हम क्या करेंगे, सपोज मान लो कि ये हमारा है, इसको भी हम एज अ हेडिंग यूज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लो यहाँ पे रख दिया और इसको हमने क्या कर दिया, H4 कर दिया। इसके अंदर हमने बुलेट एज अ बुलेट पॉइंट इसको करके, या फिर हम सीधा इसको H4 रख देते या फिर H5 रख देते। ठीक है, तो इससे क्या होगा, H3 के अंदर H4 हो गया, लेकिन हमारे पास H3 इसके अंदर का कोई कंटेंट नहीं था, H3 के अंदर कोई कंटेंट नहीं था, तो इस वजह से हमने इस वाली हेडिंग को क्या किया था, H4 ले लिया था, ताकि H2 और H4 में ज्यादा डिफरेंस आ सके यूजर के पढ़ने के हिसाब से कि हाँ भाई ये मेन हेडिंग है और उसके बाद ये क्या है, उसकी हेडिंग है। अदरवाइज H3 और H2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता हेडिंग में। ठीक है, तो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हमने इसको H4 यूज किया था, अदरवाइज आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी कोई दिक्कत? अब देखो, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इमेज पे। इनकी एक ये इमेज लगी हुई है। ठीक है, ये क्या है, फीचर इमेज है, इसको क्या बोलते हैं, फीचर इमेज बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये फीचर इमेज के अलावा अदर इमेजेज हैं। ठीक है, अब समझो इस फीचर इमेज को हम कर लेते हैं डाउनलोड। देखो इसको डाउनलोड किया, इसकी हेडिंग में लिखा था क्या, पावरफुल हेडलाइंस, इसका मतलब कि इसकी इमेज भी ऑप्टिमाइज है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, देखो फीचर इमेज का हमेशा ऑप्शन अलग ही रहेगा आपको, तो सबसे नीचे सेट फीचर इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम करेंगे और अपलोड कर लेंगे। अब देखो इमेज ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, ये देखो पावरफुल हेडलाइंस है ना, ये आल टेक्स्ट की हमने बात की थी ना, ये दिखाई दे रहा, आल टेक्स्ट सबको दिखाई दे रहा है, किसी को कोई देखने में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, मैंने कहाँ पे इसको हाईलाइट किया, यहाँ पे हम आल टेक्स्ट लिखेंगे, और आल टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, जो हमारा कीवर्ड है मेन, जैसे कि यहाँ पे पावरफुल हेडलाइन है, तो हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा, और हमेशा रखना इकट्ठा मत लिखना, एक साथ मत लिखना, और डैश जरूर लगाना, पावरफुल हेडलाइन। ठीक, ये हमारा आल टेक्स्ट हो गया। टाइटल हमारा हो गया, टाइटल भी हमारा हो गया उसका इमेज का, और क्या हो गया, आल टेक्स्ट भी हमारा हो गया इमेज का। ठीक है, अब ये कैप्शन, कैप्शन क्या होता है, कैप्शन बेसिकली आप सब मानिए कि ये जो इमेज लगी है इनकी, अगर हम कैप्शन लिख देंगे तो यहाँ पे इमेज के नीचे क्या होगा, इमेज के नीचे लिख करके आएगा। इनकेस मान लो कि हमने हिंदी में डॉटनेट से इमेज उठाई, ठीक है, और हमें क्या करना है, हम इमेज नहीं बना पाते, इमेज एडिट नहीं कर पाते, तो हम कहीं गूगल से या फिर कहीं से डाउनलोड करके इमेज लगाते हैं तब, तो उस केस में हमें कैप्शन में लिखना होता है, क्या लिखना होता है, वो देखो, इमेज इमेज सोर्स हम किसको दे देंगे, इससे क्या होगा कि हिंदी में डॉटनेट हमें क्या करेगा, कॉपीराइट नहीं देगा, क्लेम नहीं करेगा। ठीक है, अगर कॉपीराइट दे दिया तब भी हमारे ब्लॉग की रैंकिंग क्या होगी, डाउन होगी, हमारे ब्लॉग को गूगल से हटाया जा सकता है। समझ रहे हो ना, गूगल खुद कॉपीराइट दे देगा, ब्लॉगिंग के केस में गूगल खुद कॉपीराइट देता है कि आपने कंटेंट को कॉपी करके लिखा है। यूट्यूब में तो हम कॉपीराइट देते हैं। हाँ, यूट्यूब में हमें यूट्यूब बताता है कि आपका ये जो कंटेंट है इस यूजर ने यूज किया है, इस चैनल पे यूज किया गया है, तो क्या आप इसको कॉपीराइट देना चाहते हो या फिर नहीं देना चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दो, उसके चैनल पे कॉपीराइट चला जाएगा, अदरवाइज आप नहीं चाहते हो तो आप उसको इग्नोर कर दो। ठीक,
लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा जो हमारा बॉट है वही हमें क्या कर देगा, कॉपीराइट दे देगा। तो हमें क्या है, अगर किसी की इमेज यूज करते हैं तो इमेज सोर्स में हम उसको डाल देते हैं, कैप्शन में डाल देते हैं। अभी हमारा इमेज ऑप्टिमाइज हो गया, हमारा आल्ट टेक्स्ट भी हो गया, हमारा टाइटल भी हो गया, हमने इमेज दूसरे की यूज की थी वो भी हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम सेट एज फीचर इमेज कर देंगे। डिस्क्रिप्शन देना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि अगर हमने तो ये फीचर इमेज लगाया, तो हमें इस हमारी फर्स्ट हेडिंग जो इसके बाद हमें इमेज दिखाई देगी। अगर हमें यहाँ पे बीच में कोई इमेज लगाना है, जैसे इनके केस में ये वाली इमेज लगी है, तो इसको कैसे लगाएंगे? देखो यहाँ पे अगर बीच में कोई इमेज आपको लगाना है तो सिंपल ये मान लो कि इस हेडिंग के ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे इंटर करो और क्या करना है, ऐड मीडिया पे आपको सिंपल आ जाना है। अब मान लो कि हमें ये वाली इमेज ऐड करनी है, ठीक है, इसको हमने ले लिया। फिर वही प्रोसेस आपको क्या करना है, आल्ट टेक्स्ट डालना है, टाइटल डालना है, उसको पूरा ऑप्टिमाइज कर देना है, इंसर्ट कर देना है, यहाँ पे इमेज आ गई। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।